इस अंक में आपका स्वागत है। पिछले अंक में हमने एक नया विषय शुरू किया था और वो था सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। हमने पिछले बार आपको बताया कि किस तरह से लगभग 1,50,000 साल पुरानी सभ्यता को पाश्चात्य इतिहासकारों ने मात्र 5,000 का सिद्ध करके छोड़ दिया। चलिए उस विषय पर बाद में बात करेंगे, लेकिन आज अपने उस विषय को मैं आगे शुरू करता हूँ जिसमें हमने पतन की बात कही थी कि किस तरह से पतन हुआ होगा सिंधु घाटी सभ्यता का, क्योंकि पतन आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तत्कालीन समाज में अभिव्यक्ति किस प्रकार होती थी, इस विषय में तो हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, क्योंकि ना तो कोई लोकगीत मिलता है ना लोक संगीत मिलता है। हाँ, यह अवश्य है कि एक डांस करती हुई प्रतिमा हमें मिली है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गीत, संगीत और नृत्य के प्रेमी रहे होंगे। और उस समय शायद जब विनाश की लीला शुरू हुई होगी तब उन्होंने कुछ इस तरह के गीत गुनगुनाए होंगे। इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता के पतन के बहुत सारे कारण गिनाए हैं, जिसमें मूल रूप से कहा जाता है कि उस क्षेत्र में सूखा पड़ा, बहुत लंबे अरसे तक सूखा पड़ा, बाढ़ आई, लगातार बाढ़ आती चली गई, विदेशी आक्रमण हुए, वो भी लगातार होते चले गए, पलायन हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुई, खेतीबाड़ी कम हो गई, जलवायु बदल गई, गर्मी ज़्यादा बढ़ गई, मौसम का जो परिवर्तन था उससे लोग परेशान हो गए। तो बहुत सारे कारण हैं जो इतिहासकार गिनाते हैं, लेकिन हम आज तक किसी एक कारण को पुख्ता रूप नहीं दे पाए हैं, या यूँ कहें कि हम आज तक सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कोई मूलभूत कारण नहीं खोज पाए हैं। निश्चित रूप से सिंधु सभ्यता से लोगों ने पलायन किया होगा, और उस समय जो लोग पलायन कर गए उनकी याद में शायद कुछ इस तरह के गीत उभरे होंगे। प्यार की मुरली हर दम गाए तेरी लगन के गीत। कि विदेशी आक्रमणों के कारण सिंधु सभ्यता खत्म हो गई। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि आखिर वो विदेशी थे कौन, और क्या विदेशियों ने पूरी सभ्यता में एक साथ आक्रमण किया, यानी उत्तर भारत से लेके पश्चिम भारत तक, अफगानिस्तान तक, ईरान, इराक तक? क्या ये संभव है? क्या वो इतने शक्तिशाली थे? और अगर शक्तिशाली थे तो उनका साम्राज्य कहाँ है? कौन थे वो लोग? सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी युद्ध और भयंकर युद्ध के साक्ष्य में नहीं मिलते। ऋग्वेद के 7वें मंडल में सुदास तथा 10 राजाओं के मध्य हुए युद्ध का वर्णन हमें मिलता है, जो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। वेद में रावी नदी को पुरुषणी कहा गया है। ऋग्वेद में 5 कबीलों का उल्लेख मिलता है जिन्हें पंचजन्य कहा गया था। ये कबीले थे पुरु, यदु, अनु, तुर्वशु तथा दृहस्यु। ऋग्वेद में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कौन सी कबीलाई बस्ती कहाँ पर स्थित थी और उसका विस्तार कितना था। अगर हम देखें तो उत्तर पश्चिम में गांधार, पख्त, अनिल, बलान तथा विशारणियों का अधिकार था। सिंधु और पंजाब के क्षेत्र में शिव, परशु, कैकई, वृंचिंत, यदु, अनु, तुर्वशु तथा दस्युम रहते थे। पूर्व की दिशा में हम जाएं तो त्रिस्तु, भरत, पुरु तथा संजय रहा करते थे, और यहीं पर कीर्तों का भी निवास स्थान था। मत्स्य तथा चेदी पंजाब के दक्षिण, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में पाए जाते थे। हमारे पास एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे हम ऋग्वेद कहते हैं, और बड़ा आश्चर्य है कि पाश्चात्य इतिहासकार उसे पहला लिखित
ग्रंथ भी मानते हैं। तो यही है उसका पता, चंचल नैना और शोख अदा। ऋग्वेद में बहुत सारी सूचनाएं हैं जिनको क्रमबद्ध करके कड़ी दर कड़ी जोड़ा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता और उसके विनाश के कुछ कारणों पर हम प्रकाश डाल सकते हैं। ऋग्वेद में जिन जनजातियों और कबीलों का उल्लेख मिलता है उनके विषय में इतिहासकार कहते हैं कि अलिन समुदाय या कबीला अफ़गानिस्तान के नूरिस्तान क्षेत्र के पूर्वोत्तर में रहता था, लेकिन इसका राजा कौन था ये मालूम नहीं है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार भालन समुदाय बोलन दर्रे के समीप रहता था। एक अन्य जाति द्रोही है जो अफ़गानिस्तान के गांधार प्रदेश में निवास करती थी। इसके भी राजा का नाम ज्ञात नहीं है। मत्स्य जनजाति का उल्लेख हमें मिलता है, लेकिन इसका राजा कौन था ये नहीं मालूम। इनका संबंध शाल्व से जोड़ा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार परसु समुदाय प्राचीन पारसियों का समुदाय था जिनका मूल स्थान ईरान था। प्राचीन समय में ईरान को पारस्य देश कहा जाता था। परसु समुदाय का नाम तो मिलता है, लेकिन राजा कौन था नहीं मालूम। ऋग्वेद में उल्लिखित पुरु समुदाय एक बहुत ही महान परिसंघ था जो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ बताया जाता है। हालांकि आर्यकाल में यह जम्मू कश्मीर और हिमाचल के क्षेत्र में रहा करते थे। पुरु समुदाय का नाम मिलता है, लेकिन राजा अभी तक अज्ञात है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये मिलती है कि समुदाय तो बहुत हैं, लेकिन उनका नेतृत्व कौन कर रहा था, उनका राजा कौन था, इसके विषय में कोई भी इतिहासकार कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। आक्रमण जारी रखे ये तो बात समझ में आती है, लेकिन किन क्षेत्रों में युद्ध हुए उनके कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं है। क्या सबसे पहले हड़प्पा नगर पर आक्रमण हुआ नहीं जानते। क्या मोहनजोदड़ो पर आक्रमण हुआ नहीं मालूम। क्या कालीबंगा सबसे पहले घेरे में आया नहीं मालूम। क्या धौलावीरा को बर्बाद किया गया आक्रमणकारियों द्वारा नहीं मालूम। तो इतिहासकार किस आधार पर यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि आक्रमणकारियों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कर दिया। ये केवल एक मनगढ़ंत कहानी लगती है इतिहासकारों द्वारा, क्योंकि पाश्चात्य इतिहासकार कभी नहीं चाहते, न चाहते थे, न चाहते हैं, न शायद आगे चाहेंगे कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जो विकास पूरी दुनिया में हुआ, पूरी दुनिया में सनातन धर्म फैला, शिक्षित किया हमने लोगों को, उस संस्कृति की, उस सभ्यता की कोई बहुत सुंदर गौरवशाली कहानी पुनः लिखी जाए। सिंधु घाटी सभ्यता पर किस शक्तिशाली राजा ने आक्रमण किया और उसको नष्ट कर दिया, इसका कोई उल्लेख किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता। बिना साक्ष्य के इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश को आक्रमणों से जोड़ा, जो कहीं भी समझ में नहीं आता, क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता जो अपने विकास के चरम पर थी, क्या एक या दो आक्रमणों से पूरी तरह से नष्ट कर दी गई। कोई इतिहासकार इसका कोई साक्ष्य देने को तैयार नहीं है। केवल सिंधु घाटी सभ्यता को 5000 साल पुराना बताना है और तरह तरह के पतन के कारण गिनाकर इतिश्री कर लेना है। हम आज कहीं दिल खो बैठे, यूं समझो किसी के हो बैठे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कुछ और कारणों पर हम चर्चा करेंगे और यह जानेंगे कि आखिर यह सभ्यता क्यों विनाश की ओर बढ़ गई। एक साथ खत्म नहीं हुई यह सभ्यता, निश्चित रूप से धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ी होगी। तो उसके क्या कारण रहे होंगे ये मैं अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।